So I do a book show in Much, where talk to You do what? a book show. Oh. Talk to different people about favorite books that you've read and how it's inspired you, or what you learned from it, or something like that. Mhm. So do you have a book that that comes back to you every once in a while? Yeah, well, I've read Perfume by Patrick Susskind about 10 times in my life, and I can't stop reading it. It's like something that's just stationary in my pocket all the time. It just doesn't leave me, and every time I'm bored, like I'm on an airplane or something, I read it over and over again. Because I'm a hypochondriac, and it just affects me. It makes me want to cut my nose off. What's the book about? It's about this perfume apprentice in France at the turn of the century, and he is just disgusted basically with all humans, and he just can't get away from humans. So he goes on this trek, this walk of death, where he goes into the rural areas where there's woods all over the place in the small villages, and he only travels by night, and he just every time he smells human, like a fire from a far off way, he'll just get really disgusted and hide, and he just tries to stay away from people. And I can relate to that. So this was Kurt Cobain, an icon, a legend. Sadly, he died too early. Like many other singers and many other artists, he committed suicide too. Now, if you don't know who Kurt Cobain is, I'm not gonna tell you that. तुम्हारे पास फोन है, तुम गूगल कर लो, मैं नहीं बताऊंगा. मैंने कर्ट कोबेन का इंटरव्यू शुरुआत में इसलिए दिखाया. कर्ट कोबेन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ही इज टायर्ड ऑफ एवरीवन ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग इन हिज सॉन्ग. तब तो सोशल मीडिया थी नहीं, तब तो ये जीनस जैसी वेबसाइट थी नहीं, तो ज़्यादातर सॉन्ग्स की मीनिंग रेडियोस बताते थे. और कर्ट कोबेन के सॉन्ग्स ऐसे नहीं होते थे जैसे तुम समझ लो हिप हॉप में बार्स होते हैं जिनकी डेफिनेट मीनिंग होती है. कर्ट कोबेन के सॉन्ग्स वैसे नहीं थे, पहले के सॉन्ग्स भी वैसे नहीं थे. हिप हॉप से ज़्यादा डीप था, मेंटल या फिर ग्रंज या फिर रॉक, ये सब हिप हॉप से ज़्यादा डीप थे एक टाइम पे. शायद अभी भी है, लेकिन अब हिप हॉप काफ़ी बड़ा जॉनरा बन गया है. इसलिए तब के बैंड्स जैसे कि क्वीन, निर्वाणा, लिंकिन पार्क, AC/DC, द बीटल्स या फिर स्लिपनॉट और भी बहुत तरह के बैंड थे जो कि एक सिंबॉलिक मीनिंग देते थे. अनलाइक हिप हॉप जहाँ पे एक बार होता है और उसकी डेफिनेट मीनिंग होती है डबल एंटांडे, ट्रिपल एंटांडे, क्वाड एंटांडे. मेटल, रॉक या ग्रंज में ऐसा नहीं था. जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव उतनी ही ज़्यादा मीनिंग. इसलिए तब के जो बैंड्स होते थे वो अपने गानों की जाके बात नहीं करते थे रेडियो शोज पे कि मेरे गाने का ये मतलब है, मैंने इसलिए लिखा ये गाना. नहीं, कोई इस बारे में बात नहीं करता था. सो क्वेश्चन यही है कि क्यों नहीं करते थे. वही चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन यू किल द पीस ऑफ आर्ट बाय जस्ट गिविंग द जेनेरिक डिटेल टू द ऑडियंस. तो ये समझाने के लिए मैं तुम्हें 3 एग्जाम्पल दूंगा, 3 एग्जाम्पल डिफरेंट टाइम से. और पहला एग्जाम्पल है बोहेमियन रैप्सोडी बाय क्वीन. तो लोग ऐसा मानते हैं कि बोहेमियन रैप्सोडी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग एवर रिटन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग एवर कंपोज्ड, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सॉन्ग को ग्रेट बनाते हैं. तो हम पूरे गाने की बात नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द वेरी यूनिक लाइन विच इज़ मामा जस्ट किल्ड अ मैन. नाउ पहले एक फैक्ट जान लो. अर्लियर दिस सॉन्ग वाज रिजेक्टेड बाय मैनी रेडियो चैनल, नॉट मैनी, आई वुड से ऑल ऑफ देम रिजेक्टेड दिस सॉन्ग बिकॉज दिस सॉन्ग वाज टू लॉन्ग टू प्ले ऑन अ रेडियो. दे थॉट दैट पीपल माइट गेट बोर्ड एंड दे विल स्विच द चैनल. समझ रहे हो, इतना लंबा गाना 6 मिनट का कोई नहीं सुनेगा. तो ये सॉन्ग जब फर्स्ट टाइम लाइव परफॉर्म हुआ 1975 में लाइव परफॉर्म हुआ था, तो जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल लाइन, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिंगल लाइन की वजह से ही इतना वायरल हो गया, बट द लाइन दैट कॉट मोस्ट ऑफ द पीपल वॉज मामा जस्ट किल्ड अ मैन. और इस लाइन की वजह से ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और सारे रेडियोज़ ने इसको बजाना शुरू कर दिया. तो देखा जाए तो इस लाइन की डिफरेंट मीनिंग निकाली लोगों ने. अकॉर्डिंग टू सम दिस वाज अ रैंडम मर्डर कन्फेशन. किसी ने ये बोला कि देयर मदर यूज्ड टू पुट सो मच प्रेशर ऑन देयर फादर्स दैट देयर फादर कमिटेड सुसाइड. और कुछ लोगों ने ये कहा कि समटाइम द पेरेंट्स किल योर ड्रीम्स, द पेरेंट्स किल योर पैशन एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू किलिंग अ मैन. नाउ दिस assumption was metaphorical, but yeah. Queen, the band itself, never went on radios, never went on talk shows to talk about the real meaning of the song because they thought it might kill the meaning of the song. But that didn't age well. यू नो आफ्टर द डेथ ऑफ फ्रेडी मर्क्यूरी काफ़ी सारे रेडियो चैनल ने या फिर काफ़ी ज़्यादा टॉक शो ने इस लाइन की असली मीनिंग बता दी. असली थी या वो नहीं थी वो बात की बात है, बट एक जब है ना अथॉरिटी मीनिंग बता देती है तो लोग उसको मान लेते हैं. तो यहाँ पे भी वही हुआ. लोगों को पता चला कि फ्रेडी वॉज अ होमोसेक्सुअल, फ्रेडी वॉज अ गे. और इस लाइन का मतलब ये है कि फ्रेडी वॉज इन सर्च ऑफ लव. ही नेवर गॉट लव फ्रॉम हिज गर्लफ्रेंड, ही नेवर गॉट लव फ्रॉम हिज फादर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही नेवर गॉट लव फ्रॉम हिज मदर. एंड मामा जस्ट किल्ड अ मैन एक्चुअली मीन्स दैट हिज मदर मर्डर्ड द मैनहुड. तो इसलिए इस लाइन की मीनिंग लिमिटेड हो गई. समझ रहे हो, जैसे ओ नाउ दिस सॉन्ग इज लिमिटेड टू गेज. नाउ गेज कैन रिलेट टू इट, सम गेज कैन रिलेट टू इट बिकॉज ऑफ सोसाइटी दे बिकेम गे. नाउ दैट आई नो द मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग, हाउ कैन आई रिलेट टू इट? इट इज फॉर गेज. I mean, gays are relating, some gays are relating to it, it is okay. Like this song is made for them, this is their anthem.
बट हाउ कैन अ स्ट्रेट मैन रिलेट टू इट? इट इज़ हार्ड फॉर स्ट्रेट मैन टू रिलेट टू इट. तो अब इस लाइन की मीनिंग लिमिटेड हो गई. एंड ऑल दिस हैपेंड बिकॉज समवन एक्सप्लेन द लिरिक्स. और आज की डेट में तो जीने जैसी वेबसाइट एक बड़े लेवल पे, एक मेजर स्केल पे लोगों को मीनिंग बता रही है इस लाइन की. नाउ इट इज़ वेरी मच लाइक सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम. बचपन में हमें कोई टीचर एक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बता देता है और हम बड़े तक वही इक्वेशन से उस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं. हम उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दूसरे मेथड लर्न नहीं करते हैं. वी जस्ट ब्लाइंडली फॉलो द मेथड लाइक सीप्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग हियर. और हम इसको चेंज नहीं कर सकते. Now moving on, the next example is Quentin Tarantino. Now Quentin Tarantino made a film called Pulp Fiction. और Pulp Fiction में एक सीन था जहाँ पे सूटकेस खोलते हैं और एक गोल्डन कलर की लाइट बाहर आती है. और वो चीज़ दिखाई नहीं गई है मूवी में कि उस सूटकेस के अंदर क्या था. मूवी खत्म हो जाएगी, सूटकेस नहीं दिखाया जाएगा, तो मैं सूटकेस के अंदर से लाइट कहाँ से आ रही है, क्या चीज़ है वो. नाउ दिस क्वेश्चन इज फैसिनेटिंग. तो इंटरव्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं क्विंटन टेरेंटिनो से कि सूटकेस के अंदर आखिर था क्या. और क्विंटन टेरेंटिनो का जवाब यूजुअली ये होता है, It's beautiful. God damn it, what is it? Well, I don't have a really good answer for that because unfortunately, the whole idea why I didn't tell people what was in the suitcase is so they would come up with it on their own. But nobody wants to do that. They just want to know what I think. And I don't give a damn what I think. I want to know what other people think. I've had a million people ask me what's in the suitcase, but I have not. I don't think I've had 5 people tell me what they think is in the suitcase. We happy? Yeah, we happy. Now let me tell you an interesting fact. Even the actors who were in the movie actually don't know what was supposed to be there in the suitcase. Scene जब शूट हुआ था तब तो उसमें actually बल्ब या फिर ऐसा कुछ था, but they don't know what was supposed to be there according to the script. वो चीज़ बस क्विंटन टेरेंटिनो को ही मालूम है और वो बताते नहीं है क्या था सूटकेस में, बिकॉज ही इज क्वाइट इंटरेस्टेड इन द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक. अगर उन्होंने बता दिया या फिर सपोज करो कल को रोलिंग स्टोन्स या फिर ऑस्कर अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दे कि ओ सूटकेस के अंदर देसी लिखारी का गोल्डन प्ले बटन था, तो लाइक तुम लोग अजम्पशन मानना छोड़ दोगे कि सूटकेस के अंदर ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था. नाउ एवरीबडी नोज व्हाट वाज इनसाइड दैट सूटकेस. सो नो मोर अजम्पशंस, नो मोर थ्योरीज, एंड दैट्स इट. दैट विल एंड द फन. तो अब जब मूवीज़ की बात हो ही रही है तो आज के टाइम के सबसे कॉम्प्लेक्स डायरेक्टर जिनके मूवीज़ के साइज सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन होते हो, सर क्रिस्टोफर नोलन. उनका तुम ये इंटरव्यू देखो. Did you have any concerns about it being, a real, a difficult thing for an audience to grasp, or did it feel that it was something that people could grasp? Well, it's like, fuck it, you know. Now I am not going to explain this interview. तुम्हें जैसा समझना है वैसा समझ लेना, but he doesn't give a fuck about the people who don't understand his art, who don't understand his movie, and he don't want to explain his movies to the audience. I mean, it doesn't really matter कि तुम्हें कैसा लगता है, मूवी समझ आ रही है नहीं समझ आ रही है. He is not going to give you the details. He is not going to give you the plot. I mean, who understands better than him that he will be dumping on the audience and the meaning of the film. And now finally, we will be talking about the GOAT, Mr. Satyajit Ray. द डेफिनेशन ऑफ गोट. ही वॉज अ ग्रेट मैन. और इनकी वैसे तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बट मैं तुम्हें सिर्फ 2 बताऊंगा ताकि तुम्हें एक रेफरेंस मिल जाए. पहली है, ही इंस्पायर्ड डायरेक्टर्स लाइक मार्टिन स्कॉर्सेसे, क्रिस्टोफर नोलन, और तुम जितने बड़े बड़े नाम सुनते हैं ना हॉलीवुड में, जो आज की डेट में अपने इंडियंस को इंस्पायर कर रहे हैं, जो वर्ल्ड को इंस्पायर कर रहे हैं, वो तक मिस्टर सत्यजीत रे से इंस्पायर्ड थे. I was a kid. I was living in the Lower East Side, and the first film that I really saw about India was Pate Panchali by Sajid Ray. And I realized it was a film that was made by Indians, for the world, not through other cultures. And it brought me to learn about the rest of the world. और दूसरी ये कि इनको ऑनररी एकेडमी अवार्ड मिला था, ना कोई नॉमिनेशन ना कुछ, सीधा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अवार्ड मिला था. Well, it's been an extraordinary experience for me to be here tonight to receive this magnificent award, certainly the best achievement of my movie-making career. As a small schoolboy, I was terribly interested in the cinema, became a film fan, wrote to Deanna Durbin, got a reply, was delighted, wrote to Ginger Rogers, didn't get a reply. Then, of course, I got interested in the cinema as an art form, and I wrote a 12-page letter to Billy Wilder after seeing Double Indemnity. He didn't reply either.
Well, there you are. But I have learned everything I've learned about the craft of cinema from the making of American films. I've been watching American films very carefully over the years, and I love them for what they entertained, and then later loved them for what they taught. So I express my gratitude to the American cinema, to the Motion Picture Association, who given me this award and who made me so proud. Thank you very, very much. बट बैक टू द वीडियो टॉपिक, काफ़ी साल पहले की बात है, आई डोंट नो एक्जैक्टली द टाइम, बट अमेरिकन्स ने सत्यजीत रे को बोला था यू शुड मेक अ शॉर्ट मूवी अबाउट अमेरिकन्स एंड वी विल स्क्रीन इट हेयर इन आवर कंट्री टू शो दैट इंडियंस आर कैपेबल ऑफ समथिंग इन सम फील्ड्स डेफिनेटली। सत्यजीत रे ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर मूवी बनाई 10 मिनट की। अब मूवी का प्लॉट ये है कि 2 बच्चे होते हैं, एक अमीर और एक गरीब, और दोनों बच्चों को खेलते हुए दिखाया जाता है, अपने अपने खिलौनों से खेल रहे होते हैं वो। तो इसका मेन मीट ये है कि जो अमीर बच्चा होता है उसको खुशी नहीं होती है देख के कि जो गरीब बच्चा है वो मुझसे बेकार खिलौनों से भी खेल के खुश है, तो वो कोशिश करता है कि गरीब बच्चे को दबा दे, उसके खिलौने तोड़ दे। बट इन दी एंड ये दिखाया गया है कि गरीब बच्चा बार बार वापस आता है अपने खिलौने लेके और वो खुश रहता है, और अमीर बच्चा होता है वो गरीब को देख के दुखी रहता है। आई मीन तुम मूवी देख लेना, मैं सब कुछ नहीं बताऊँगा, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। बहुत ही सुंदर मूवी है, सिंपल क्लासिक, म्यूज़िक भी उन्होंने खुद बनाया है। तो ये मूवी अमेरिका में दिखाई गई, बहुत पुरानी बात है, कम से कम 40 से 60 साल पुरानी बात होगी, और इसकी सारी फाइल्स वगैरह डैमेज हो गई क्योंकि इतनी पुरानी मूवी थी, ऑडियो वगैरह सब डिलीट हो गया। अभी रिसेंटली 20 या फिर 15-20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में ये सब रिकवर किया गया, वापस से सब कुछ कलेक्ट करके कंपाइल करके मूवी दिखाई गई वापस से, और अमेरिका ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। तो एक्चुअली पता चला कि ये मूवी का मोटिव कुछ और था। लोग अजम्पशन लगा रहे थे कि ये मूवी में दिखाया गया कि कैसे ये सिंबॉलिक मीनिंग थी सोसाइटी में इकोनॉमिकल डिफरेंस की। सिंस इंडिया में कास्ट सिस्टम है तो इसको एक कास्ट सिस्टम की तरह भी देखा गया कि कैसे रिच बच्चा अपर कास्ट और गरीब बच्चा लोअर कास्ट। अगेन अमेरिका में दिखाई गई थी तो अमेरिका में रेसिज्म था उस टाइम पे, तो इसको रेसिज्म के पर्सपेक्टिव से भी देखा गया कि रिच बच्चा वाइट और गरीब बच्चा ब्लैक। बट जब असली डॉक्यूमेंट आए, मैं बता रहा हूँ दिमाग फट जाएगा तुम्हारा, जब असली डॉक्यूमेंट आए तो उसमें बताया गया कि सत्यजीत रे ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया था। एक्चुअली में उन्होंने दिखाई थी अमेरिका और वियतनाम की वॉर, जहाँ पे रिच बच्चा अमेरिका था और गरीब बच्चा वियतनाम था, एंड अमेरिकन्स वर फाइटिंग विद द प्राइड, और उनके प्राइड ने उनको हराया। तो ये मीनिंग थी। तुम इस मूवी के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो मैं डिफरेंट एनालॉजीज मिल जाएंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाएंगे, बट अगेन जैसे ही ये मीनिंग आई लोगों ने अजम्पशन मानना छोड़ दिया है। तो ये कहने का मतलब है मेरा, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ब्रेक डाउन करता है तो वो गंदा है, वो बुरा है, वो आर्ट को किल कर रहा है कम्प्लीटली, नहीं। रोहन की तो बात है ही नहीं इधर पे, क्योंकि रोहन का हिप हॉप ब्रेक डाउन चैनल है, और बार्ड्स की मैंने जैसे पहले ही बताया था डबल एंटांडे, ट्रिपल एंटांडे, क्वाड एंटांडे, इतनी मीनिंग होती हैं, तो रोहन की तो बात है ही नहीं इधर पे। अगेन जो चैनल्स भी ये चीज़ कर रहे हैं, पेजेस भी ये चीज़ कर रहे हैं, जो सिंबोलिज्म ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उनसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद करूंगा ये आगे जाके, बिकॉज देखो ये पब्लिक को नॉलेज देती है, ठीक है। तुम कितनी भी रीजंस दे दो मुझे कि सिंबोलिज्म के क्या बेनिफिट्स हैं, पब्लिक को नॉलेज मिलती है, आर्ट को एक अपर हैंड और एक अपर प्लेटफॉर्म मिलता है, और साथ ही बेटर अंडरस्टैंडिंग रखने वाले लोग भी मिलते हैं, ठीक है। मैं सबसे एग्री करूंगा, बट तुम्हें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ये दूसरी साइड है कॉइन की, कि बताने से मीनिंग खत्म हो जाती है, समझ रहे हो। मैं किसी को हेट नहीं दे रहा हूँ, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, ओके, और नीदर वन ऑफ देम इज बैड नॉर गुड, ठीक है। दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करती हैं, तो तुम्हें ये नहीं देखना है कि मैं गलत चीज़ बता रहा हूँ या जो ब्रेक डाउन कर रहा है वो गलत है, नहीं। तुम्हें ये चीज़ देखनी है कि दोनों चीज़ कोएग्जिस्ट करती हैं। सो आई गेस दिस इज इट। एंड फाइनली मैं 2 पेजेस को शाउट आउट देना चाहूँगा, मेरे फेवरेट हैं इंस्टाग्राम पे। एक है फिलिक्शामोर, जो कि ज़्यादातर वेस्टर्न मूवीज़ के सिंबोलिज्म ब्रेक डाउन करता है, और दूसरा है फेबल्स ऑफ फिल्म्स। तुम इन दोनों को फॉलो कर सकते हो, मेरे फेवरेट हैं, तुम करना चाहो कर लेना। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @देसी लिखारी। स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बाकी लाइक या डिसलाइक कर देना, पसंद आए नहीं पसंद आए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय।